हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को हमारी ब्रेन स्टॉर्म सीरीज के अंदर हर रोज एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। कल भी आपको फिजिक्स का एक सवाल दिया गया होगा। आई होप आप सबने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और बिल्कुल सही किया होगा। तो आज उसी क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है। आप अपने आंसर को मिलाइएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर सही आ रहा है। देखते हैं इस सवाल में क्या बोल रखा है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज F बराबर माइनस लैम्डा x क्यूब दे रखा है, where x is the displacement. The oscillation period depends on a mass lambda oscillation amplitude. Suppose the object initially at rest, if the initial displacement is d, then the period is tau. If the initial displacement is 2d, आपको बताना है कि पीरियड क्या होगा। अब जब आपने ये सवाल पढ़ा होगा, कल जब ये सवाल पढ़ा होगा, तो आपको लगा होगा कि ये सवाल एसएचएम में जा रहा होगा। एसएचएम के कुछ फॉर्मूले लगेंगे, तब जाकर ये सवाल सॉल्व होगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें ऐसी टर्म आ रही हैं, रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, ऑसिलेशन आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो इसको पढ़कर सबसे पहले क्या जज होता है कि सर ये तो एसएचएम का सवाल है। पर माय डियर गौर से देखिए, इसमें एक लाइन लिखी हुई है। कौन सी लाइन लिखी हुई है? द ऑसिलेशन पीरियड डिपेंड्स ऑन अ मास लैम्डा एंड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड। इस लाइन को पढ़कर आपको क्या डायमेंशन एनालिसिस की याद आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। आपने डायमेंशन एनालिसिस में एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि जिसमें हम एक दूसरे पर फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से डिपेंड करती है, वो रिलेशन ऑब्टेन करते हैं। सिर्फ हमें यह बता दिया जाता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। किस तरीके से करती है ये नहीं पता होता, वो डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम निकालते हैं। देखिए ये लाइन हमें वही हिंट दे रही है कि ये सवाल डायमेंशन एनालिसिस से बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस की मदद से सॉल्व होता है। डायमेंशन एनालिसिस की मदद से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें लैम्डा की क्या निकालनी होगी? डायमेंशन निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें मास की डायमेंशन पता है, हमें एम्पलीट्यूड की पता है, पर लैम्डा की नहीं पता। क्योंकि आपको अगर रिलेशन ऑब्टेन करना है तो याद कीजिए क्या करते हो? प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, लैम्डा की पावर v, b और ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड की पावर आप सी करते हो। तो वहां पर आपको लैम्डा की डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। अब उसको निकालने के लिए यहां पर रिलेशन दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लैम्डा की डायमेंशन निकालते हैं। अगर मैं लैम्डा की डायमेंशन लिखूंगा तो लैम्डा की डायमेंशन डायरेक्टली देखिए इस फॉर्मूले से क्या लिखूंगा? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया आपका एक्स क्यूब। तो इससे लैम्डा की डायमेंशन कितनी निकल रही है? देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू और ये हो गया आपका एल क्यूब। तो यहां से लैम्डा की डायमेंशन निकल कर आ रही है एम एल की पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस टू। ये आपकी लैम्डा की डायमेंशन निकल आई। अब क्या करते हैं? मैं अगले पेज पे चलता हूं और इसको रिलेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं। क्या होता है? आपको बोल रखा है इसमें कि टॉ जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? डिपेंड कर रहा है मास पर, लैम्डा पर और किस पर डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड पर। अब किस तरीके से कर रहा है मुझे नहीं बताया गया, तो मैं मान लेता हूं कि मास की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, ये बी पर और ये सी पर डिपेंड कर रहा है। अब आपको ये ए बी सी ही तो ऑब्टेन करने हैं और जो आपने कब पढ़ा था? पहले चैप्टर में पढ़ा था। बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या होता है? आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो, यहां पर एक कांस्टेंट आता है, m की पावर a हो गया, लैम्डा की पावर b हो गया और d की पावर c हो गया। अब ये कांस्टेंट जो होता है कि क्या होता है? ये डायमेंशन लेस होता है, आपको बताया गया होगा। मैं यहां पर ऑफ कोर्स एक एक स्टेप कर दिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि सभी को समझ में आए प्रॉपर। दैट इज वाई मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं कि कुछ रह ना जाए, कमी ना रह जाए। तो ध्यान से देखिए। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? बोथ साइड की डायमेंशन लिखते हो। अगर मैं यहां की डायमेंशन लिखता हूं t, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये हो गया m की पावर होगी a, ये लैम्डा की डायमेंशन निकाली थी m, l की पावर माइनस टू और t की पावर माइनस टू और ये d, और d का डायमेंशन फॉर्मूला होगा l और ये c। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? आप इसको रीअरेंज करते हैं और पावर को कंपेयर करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1? बिल्कुल। अब अरेंज करते हैं। देखिए तो मास यहां पर आएगा, अगर मैं अरेंज करूं तो की पावर a प्लस b हो गया। अगर मैं किसकी बात करूं? l की बात करूं तो l कितना आ गया बेटा? माइनस 2b प्लस c। और अगर मैं t की बात करूं तो t आ रहा है माइनस का आपका 2b के बराबर। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कंपेयर करना है। जैसे मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो यहां से पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस b बराबर आ रहा है आपका 0। ये मैंने बोल दिया, ये वाली आपकी पहली इक्वेशन हो गई और ये वाली आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन देखिए बेटा, यहां से क्या बनेगी? माइनस 2b प्लस सी बराबर 0 और तीसरी इक्वेशन आ गई माइनस 2b बराबर 1। तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो ये आ गई आपकी -1/2। -1/2 ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई,
ये तीसरी हो गई और ये मैंने चौथी इक्वेशन निकाली। अब देखिए -1/2 अब मैं किस में डाल देता हूं, आपकी तीसरी इक्वेशन में डालूंगा। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस ऑफ सी बराबर 0। तो यहां से सी की वैल्यू आ रही है आपकी -1। सी कितना आ गया, -1 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू यहां पर डालूंगा इस इक्वेशन में। तो ए की वैल्यू आ रही है प्लस का 1/2। तो आपको तीनों की वैल्यू पता चल गई ए बी सी की। अब आपको क्या करना है, इसको पुट करना है पहली इक्वेशन में। जैसे ही मैं पहली इक्वेशन में पुट करता हूं तो गौर से देखिए यहां पर क्या निकल रहा है, टॉ बराबर के एम की पावर ए। तो ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2। बी की पावर लैम्डा की पावर बी, तो बी कितना निकाला है, -1/2 -1/2। और माय डियर डी की पावर सी, तो सी कितना निकाला है, -1। अब गौर से देखिएगा सवाल में क्या बोल रखा है। सवाल में बोल रखा है इफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज डी देन इट्स पीरियड इज टॉ। इफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 2d, दुगना हो जाए तो आप पीरियड बताइए। अगर मैं यहां से देखूं तो गौर से देखिए टॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आ रहा है। अगर मैंने इसे दुगना कर दिया तो आपको नहीं लगता कि ये टॉ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आई होप देखिए कितने आसानी से मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अब क्या करना है आपको, अब अगला सवाल आएगा उसके लिए तैयार रहना है, उस सवाल को सॉल्व करना है और कल आपको उसका आंसर मिलेगा।